So, good morning class. Today we are starting the chapter again, Biotech Analytics Application. In the previous video, I have told you about transgenic animals. Is that clear? Transgenic animals में आपको मैंने transgenic goats, transgenic sheep, transgenic mice and transgenic pigs के बारे में बताया कि how they are used for the production of various antibiotics, various insulin molecules and various other products for the human better. Now बात करते हैं आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या प्लांट्स हो गए? आपने प्लांट्स के लिए ट्रांसजेनिक वर्ड कोई नया नहीं है। आपने देखा होगा एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट का उगना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा आपके यहाँ कदे कदे अमरूद की अगर पेड़ है या कोई आम का पेड़ है तो कुछ आम खट्टे, कुछ आम मीठे, कुछ आम बड़े निकल जाते हैं एक ही पेड़ के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि आप एक फ्लावर का प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें कभी रेड फ्लावर आता है, कभी उसमें ब्लू फ्लावर आता है, कभी उसमें येलो फ्लावर आता है, कभी उसमें व्हाइट फ्लावर आता है। तो ये सारे के सारे फ्लावर कहाँ से आ रहे हैं? उसके अंदर ऑलरेडी वो जीन्स प्रेजेंट है जो कि उसको अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कलर प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स कहाँ से आए, इनकी जीन्स कहाँ से आए? कभी ना कभी ऐसा तो रहा होगा ना कि वो सिर्फ एक रेड कलर के फ्लावर का प्लांट रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कई सारे बदलाव हुए, नेचर ने उसमें बदलाव करा, गलती से कोई और दूसरी फ्लावर का बीज का स्टेमन उसमें आके गिर गया। वो डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर के साथ चलते 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 क्या हुआ, आने वाले टाइम पे वो एक हाइब्रिड में कन्वर्ट हो गया। तो प्लांट्स के लिए ट्रांसजेनिक वर्ड कोई नया नहीं है। प्लांट्स बचपन सदियों से ट्रांसजेनिक वर्ड यूज करते हुए आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक्स यूज करते हुए आ रहे हैं नेचुरली। ना अगर मैं बात करूं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स के पास बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की। आप किसी पेड़ की टहनी काट दो वो दोबारा ग्रो कर जाएगी। अब गुलाब की कलम काट के लगा दो वो नए ग्रो कर जाएगी। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। आप स्टारफिश की टांग काट दोगे तो उसकी टांग ग्रो नहीं करेगी, उसकी बॉडी ग्रो कर जाएगी। छिपकली की पूंछ काट दोगे, छिपकली की पूंछ ग्रो नहीं करेगी, छिपकली अपने शरीर में दोबारा नई पूंछ लगा लेगी, लेकिन उस कटी हुई पूंछ का कुछ नहीं होगा, वो डेड की डेड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो प्लांट्स के पास जो रीजनरेशन की पावर होती है वो एनिमल्स में नहीं होती। तो हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एप्लीकेशंस की। नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एप्लीकेशन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही एकमात्र ऐसा कमर्शियल क्रॉप है जो इंडिया में वैलिड है। दुनिया की कोई ऐसी कमर्शियल क्रॉप नहीं है जो इंडिया में वैलिड हो ट्रांसजेनिक। सिर्फ बीटी कॉटन ही एक ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि इंडिया में वैलिड है। इसको मान्यता मिली है कि इसे इंडिया में उगाया जा सकता है। अदरवाइज सब में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लेकिन किसी को भी अभी तक वो क्लियरेंस नहीं मिला है। हम बीटी कॉटन से पहले जरा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, नाम है उसका जीन टारगेटिंग। नाउ व्हाट इज जीन टारगेटिंग? सपोज कीजिए कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि कैंसर में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कि इन फ्यूचर मुझे कैंसर होने के चांसेस हैं। जस्ट अ थॉट। नाउ अगर मुझे पता चल जाता है कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा? मैं उन जीन्स को निकालूंगा, लेकिन जीन्स को निकालना आसान नहीं है। जीन्स को निकालने का मतलब है पूरे का पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर का चेंज हो। मेरी शक्ल बदल जाएगी, मेरी अकल बदल जाएगी, मेरी सोचने की टेंडेंसी, मेरा स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होगा। अगर मैंने एक जीन के साथ भी छेड़छाड़ करी तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वो जीन रहे तो वहीं, लेकिन अपना इफेक्ट शो ना कर पाए। ऐसी टेक्निक जिसमें हम उस जीन को साइलेंस कर दें, उसे बिना मारे बिना कुछ करे उसे एक तरह से साइलेंस कर दें, उसे कहते हैं जीन टारगेटिंग। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम जीन का मैनिपुलेशन करके उसको साइलेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या एमआरएनए की हेल्प से, और उसके इफेक्ट और रोल को डिटेल स्टडी कर सकें, उस जीन की स्टडी करके उसको स्टॉप कर सकें, इसे कहते हैं डीएनए टारगेटिंग। इज दैट क्लियर? नाउ अभी ये वर्ड यूज होने वाला है आगे बीटी कॉटन और इसके आगे, इसलिए मैंने इसे पहले बता दिया। नाउ बात करते हैं बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन आपको पता होगा कि कॉटन हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा यूज होता है कॉटन, हम कितना कॉटन के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। ना अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं कैश क्रॉप है जो कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ग्रो की जाती है। कॉटन के ही कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन से ही जितनी भी चीज़ें हैं हम काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है। तो कॉटन को अटैक करने वाला एक कीड़ा है जिसका नाम है क्या? बॉलवॉर्म। जो लेपिडो सैन नाम के जीनस को बिलोंग करता है। क्लियर? ये बॉलवॉर्म का कीड़ा जो होता है ये अपना कैटरपिलर जो होता है जो कि कॉटन के प्लांट को खा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें मैं इंसेक्टिसाइड छिड़कूंगा तो कल के दिन वो
इंसेक्टिसाइड कहीं ना कहीं घूमकर मेरे कपड़े में आएगा और मैंने कहीं यूँ करके मुंह पोछा, ठीक है ना, बच्चे का मुंह पोछा हैंकी से चाहे डिटॉल सैनिटाइज करके भी वो इंसेक्टिसाइड क्योंकि उसके रेशो में गुथा हुआ होगा तो वो आसानी से निकलेगा। तो हो ना हो मेरी बॉडी के अंदर जाने के उसकी काफ़ी हद तक चांस है। तो दूसरा इंसेक्टिसाइड का यूज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने पढ़ा होगा, आपने बायो एक्यूमुलेशन पढ़ा होगा, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, इवन इंसेक्टिसाइड का नुकसान पड़ा होगा जो पॉल्यूशन वो क्रिएट करती है, रिवर्स में होता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो साइंटिस्टों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक खास तरह का जीन ढूंढा। ये जीन एक बैक्टीरियम से निकाला गया जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसके पास एक खास तरह का जीन होता है जिसको कहते हैं CRY-ACG1। ये CRY-ACG1 एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टलाइन होता है। ये प्रोटीन प्रोटॉक्सिन होता है, यानी कि ये खास तरह का जहर होता है जो कि इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ये प्रोटीन जैसे ही एल्कलाइन मीडियम में डाला जाता है, इसमें एल्काइल यानी कि बेसिक, ये कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन। अब यहां पर जाके किसी को भी किल कर सकता है। साइंटिस्टों ने इस जीन को उठाया, कॉटन के प्लांट को में इन्फेक्ट कर दिया, क्लियर, यानी कि एक हाइब्रिड कॉटन की स्पीशीज बना दी जिसमें क्राइजीन बनता। जैसे उस कैटरपिलर ने उसे खाया, यानी कि पहली बाइट ली, अब बाइट लेने के बाद वो उसके गट में गया, गट में जाने के बाद इस जीन ने प्रोटॉक्सिन क्रिएट करा, प्रोटीन प्रोडक्शन बनाया। प्रोटॉक्सिन ने जैसे उसके गट में गया, क्योंकि हमारा गट होता है एसिडिक, हमारे पेट में निकलता है एसिड, लेकिन इंसेक्ट्स के पेट में निकलता है बेस, उनका गट होता है एल्कलाइन। उनके गट में जैसे गया वो वहां से कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉइजन में। उस पॉइजन ने उस कैटरपिलर को किल कर दिया, जिसके कारण ये जो कॉटन स्पीशीज है ये उनसे बच गई। तो जैसे ही उन्होंने एक बार पहली बाइट की शुरू करी खानी, उनका टाइम फिश। तो इस तरह से साइंटिस्टों ने एक बायोलॉजिकल मेथड निकाला जिसके थ्रू हम कॉटन की स्पीशीज को बचाया जा सके। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के लिए बीटी कॉटन, इज दैट क्लियर ना? ये तो थी कहानी बीटी कॉटन। इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट एक कैश क्रॉप और है हमारे पास जिसका नाम है ट्रांसजेनिक टोबैको। ऐसे टोबैको की फसल को भी नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे कीड़े हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया ये एक खास तरह का कीड़ा है, निमेटोड, एक्चुअली ये निमेटोड फैमिली से बिलोंग करता है, निमेटोड फैमिली। ये निमेटोड फैमिली का जो मेंबर है ये खासकर मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े हैं, जो आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े उसी फैमिली को बिलोंग करता है ना। ये क्या करता है, टोबैको के रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। टोबैको के रूट को डिस्ट्रॉय करने से अपने आप बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये उसकी जड़ पे रहने वाला है बहुत बुरा कीड़ा है जो कि टोबैको की फसल को नुकसान करता है, जिससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। हमारे पूरे देश में उतना टैक्स शायद ही किसी चीज़ से आता होगा जितना टैक्स सिर्फ और सिर्फ टोबैको से आता है ना। अगर मैं बात करूँ टोबैको के से आने वाले उस टैक्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं इस टोबैको की। तो अब जब इसमें टोबैको बनाने की कोशिश करेगी तो निमेटोड्स का जो होता है, ये इंसेक्ट उस फैमिली में आता तो है लेकिन इंसेक्ट प्रॉपर नहीं आता, तो वहाँ थे कैटरपिलर ऊपर स्प्रे कर दिया, ये जड़ को खाता है। जड़ में इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है, यानी कि आप इंसेक्टिसाइड भी छिड़कोगे तो जड़ के अंदर भी जाएगा। आप इवन बीटी कॉटन छिड़कोगे तो वो ज़्यादातर सेल्स में कहाँ होगा, शूट्स पे और रूट्स की टिप में, लेकिन ये रूट की टिप को कम खाते हैं, रूट के हार्ड पार्ट्स को ज़्यादा छेद करके उनमें क्या करते हैं, रहना जिसके बाद जड़ खराब हो जाती है ना। इनसे बचने के लिए ट्रांसजेनिक टोबैको का क्रिएशन, उन्होंने क्या करा, एक खास तरह का सिस्टम निकाला जिसे कहते हैं RNA इंटरफेरेंस।
इंटरफेरॉन्स। इन्होंने खास तौर पे mRNA का फॉर्मेशन करा विद द हेल्प ऑफ dsgRNA, जो कि जब भी ये कीड़ा इसे खाए, टोबैको को खाए, उसके अंदर वो आरएनए पहुंच जाए। ये आरएनए पहुंचकर उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनने वाले एमआरएनए को, हमारे सेल में हर चीज़ के काम करने के लिए हमारा न्यूक्लियस एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये आरएनए एमआरएनए यानी कि जो मेरे उसका कहते हैं ट्रांसजेनिक एमआरएनए, ये जाके उस जो कीड़ा है उस कीड़े के अंदर शरीर में जो एमआरएनए बन रहा होगा उस एमआरएनए को जाके साइलेंस कर देगा। क्या कर देगा? साइलेंस कर देगा। उस एमआरएनए के साइलेंस होने की वजह से ये अपना एमआरएनए का हिसाब से काम चलाए। अब अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर खुद के हिसाब से चलूँगा तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो अपने आप आपको पसंद नहीं होने लगती है, क्योंकि अब आपका ब्रेन किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। तो अब उस कीड़े को नफरत होने लग जाती है इस टबाको के प्लांट से। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एमआरएनए चल रहा है किसका? इस टबाको प्लांट के अंदर, जो इसके अगेंस्ट चलता है, ये इससे हेट करने वाले आरएनए। इस सिस्टम को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस सिस्टम या एमआरएनए साइलेंसिंग। क्या कहते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग टेक्निक हम आरएनए इंटरफेरॉन्स को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं कीड़े क्या कहते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर इंसर्ट करने पर जब कीड़ा उसे खाता है तो वो एमआरएनए पहुंच जाता है उसके न्यूक्लियस में, उसके सेल में पहुंचने के बाद उसके न्यूक्लियस में जाकर उसके एमआरएनए को वो साइलेंस कर देते हैं। उसके एमआरएनए को साइलेंस करने से वो अपने आरएनए इंटरफेरॉन्स अपना काम करना शुरू करते हैं। अब जैसा सिग्नल वो देंगे वैसा ही सिग्नल पूरे बॉडी में पहुंचेगा। तो वो सिग्नल ये भेजते हैं कि इस प्लांट को दूर छोड़ के भाग लो, ये प्लांट खतरनाक है, जिसके कारण जो कीड़ा है वो ट्रांसजेनिक दवाओं से दूर भागने लग जाता है और हमारी टोबैको की फसल बच जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये था ट्रांसजेनिक